नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10 हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए 21 फरवरी को होने वाले पेपर का सैंपल पेपर। जी हां, सैंपल पेपर प्रेजेंट करने जा रही हूं जो अभी तक 2024 का सैंपल पेपर लेकर कोई भी आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है। आपकी रिवीजन किस प्रकार की हो रही है और आपकी रिवीजन कैसी हो गई है, इस पेपर के जरिए हम थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, जब भी पेपर शुरू करो, पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ लो। ओके, गद्य पद्य को पढ़ते समय थोड़ा सा समय दो, क्योंकि उसमें हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। 5-5 नंबर पूरे लेके आने हैं। और प्रश्न पत्र पढ़ते समय कोई भी असावधानी मत करना। हर निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना। यह नहीं कि मैंने शुरू में पढ़ लिया था, लास्ट का ये नहीं पढ़ा। बिल्कुल ऐसे मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब भी राइटिंग पोर्शन आएगा, उसके उत्तर जब भी लिखोगे, एक फॉर्मेट जो भी आपको सिखाया गया है उस फॉर्मेट को ध्यानपूर्वक लिखिएगा। मात्राओं की अशुद्धियां कम से कम कीजिएगा। इतना ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी हिंदी लर्निंग चैनल से जो भी बच्चा इस पेपर को अभी देख रहा है, 80 में से 80 तो लेके जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस शेयर जरूर करना है इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका एग्जाम कैसा होगा? ओके, तो एग्जाम में पहला प्रश्न आपके सामने आएगा गद्यांश पर आधारित। इस गद्यांश को पढ़ेंगे। मानव बुद्धिशील प्राणी है। जिस विषय पर दूसरे प्राणी विचार नहीं कर सकते हैं, उन पर वह चिंतन करता है, यानी कि वो सोचता है। इसी कारण वह संसार के समस्त जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है। जहां एक और उसमें विद्या, बुद्धि, प्रेम आदि श्रेष्ठ गुण विद्यमान है, वहीं दूसरी ओर वह राग, द्वेष, हिंसा आदि बुरी प्रवृत्तियों से भी ओतप्रोत है। श्रेष्ठ तत्वों का अपने अंदर विकास करने के लिए मानव को स्वावलंबी बनना पड़ेगा, यानी कि आत्मनिर्भर। दूसरों का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे पर जीवन बिताना स्वावलंबन कहलाता है। अपने पैरों पर खड़े होने वाला व्यक्ति ना तो समाज में निरादर पाता है, ना घृणा का पात्र होता है। वह अपने बल पर पूर्ण विश्वास प्राप्त करता है। वास्तव में स्वावलंबन मानव का वह गुण है जो उसे आत्मविश्वासी बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं कर्मठ एवं स्वावलंबी नहीं है, ऐसे व्यक्ति की कोई भी सहायता नहीं करता है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन पशु से भी हेय होता है, यानी कि नीचे होता है। आज के युग में उसी का जीवन सार्थक है बच्चों जो स्वावलंबी है। क्यों? क्योंकि स्वावलंबन जीवन का मूल मंत्र है। जो लोग स्वावलंबन को एक ढकोसला सिद्धांत मात्र मानते हैं, वे अपनी अल्पज्ञता का परिचय देते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार का विपरीत तर्क करते हैं, वे कुंठाओं से आवृत होते हैं। ऐसे लोग तर्क के आधार पर स्वावलंबी जीवों को एकांत में खड़े होने वाले अरण्य का वृक्ष मानते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। जो व्यक्ति स्वावलंबन से रहित होता है, तो पहला ऑप्शन, उस व्यक्ति का जीवन पशु से भी निम्न होता है। वह व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसका जीवन सार्थक होता है, वह केवल अपने सहारे जीवन बिताता है। तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल एक सही है। स्वावलंबन रहित व्यक्ति का जीवन पशु से भी निम्न होता है। ओके, क्योंकि स्वावलंबन ही मनुष्य को आत्मविश्वासी बनाता है। स्वावलंबन ना रखने वाले व्यक्ति स्वावलंबन को क्या समझते हैं? पाखंड और सिद्धांत समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, वह अपने बल पर पूर्ण विश्वास प्राप्त करता है। वाक्य में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्वावलंबी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि स्वावलंबन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, दूसरों का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे जीवन बिताना। कथन ए, मानव को अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना गया है। कारण आर, मानव एक बुद्धिशील प्राणी है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मानव को अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना गया, मानव एक बुद्धिशील प्राणी है। तो कथन ए जो है वो मानव जो है, कथन ए गलत है, किंतु कारण आर जो है वो सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्योंकि मानव एक बुद्धिशील प्राणी है। जिस विषय पर दूसरे प्राणी विचार ही नहीं कर सकते, उन विषयों पर वो चिंतन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी कि आपके काव्यांश पर।
निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय वस्तु पर प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर देने हैं। फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, मां क्या होगा उसके बाद? रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसल दल से कोमलतर वधु तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई, फिर मां ने देखा कर गंभीर मुखाकृति। शिशु ने फिर पूछा, मां उसके बाद? फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। चिंतित हो कह उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। अब मां का जी ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। काव्यांश पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प आपको चुनना है। ओके बच्चों, पहला है शिशु की संवेदनशीलता को स्पष्ट किया गया है। मां शिशु के परस्पर संबंध को दर्शाया गया है। संसार क्षणिक होता है तथा अंतिम स्थिति मृत्यु है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो 3 और 4 आपका सही है। ओके, शिशु मां से बार बार क्या प्रश्न कर रहा है, फिर क्या होगा उसके बाद। सेकंड ऑप्शन, बालक के चेहरे पर मुस्कान क्यों आ गई? विवाह के पश्चात तुम्हारी वधु घर आएगी सुनकर। फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी, फर्स्ट ऑप्शन है ग में। ओके, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद काव्यांश में मां ने ऐसा क्यों कहा है? शिशु के प्रश्नों से ऊब कर। ओके, शिशु द्वारा बार बार प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? शिशु की बाल सुलभ जिज्ञासा प्रवृत्ति। शिशु द्वारा बार बार प्रश्न करने से उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है वो प्रकट होती है। तो आप लिखेंगे बाल सुलभ जिज्ञासा प्रवृत्ति। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपको वहां भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न वैसा ही रहेगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों आपके सामने। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने क्या आएगा? रचना के आधार पे वाक्य भेद में से 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनने हैं। 5 आएंगे, 4 करने हैं और वही 4 पहले अटेम्प्ट करने हैं। पहले क्या, वही 4 अटेम्प्ट करने हैं आपको जो आपको अच्छे से आते हैं और ऑप्शन पूरा लिख के आना है ध्यान से। ओके, युवा धनुर्धर को सेनापति ने युद्ध में भेजा। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण बताइए क्या होगा? जो धनुर्धर युवा था उसे सेनापति ने युद्ध में भेजा, फर्स्ट ऑप्शन। मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी, सरल वाक्य में वाक्य का रूप बनाना है। तो थर्ड ऑप्शन, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। जो मन लगाकर काम करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। वाक्य में आश्रित उपवाक्य डिपेंडेंट कौन सा है? तो जो मन लगाकर काम करते हैं। ध्यान रखना, डिपेंडेंट मतलब जिसके साथ योजक लगा हुआ है। मेरी मां चाहती है कि मैं अच्छा इंसान बनूं, उपवाक्य का भेद बताना है। मेरी मां चाहती है को अंडरलाइन करके दे दिया है, तो ये आपका प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, नीरजा आई और चली गई। वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों से चुनना है। तो नीरजा आकर चली गई, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे वाच्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कर्म वाच्य का उदाहरण आपको बताना है। तो कर्म वाच्य का उदाहरण क्या है? ख ऑप्शन, आज मुझसे काम नहीं हुआ। ओके, कर्म वाच्य है सरकार ने शिक्षा पर बहुत खर्च किया। तो ये कर्तरी का ने लगा हुआ है। सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च किया करती है। सरकार द्वारा शिक्षा पर खर्च किया गया है। सरकार से शिक्षा पर बहुत खर्च किया गया है। तो बताइए यहां पर कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? तो आप लगाएंगे ग ऑप्शन, सरकार द्वारा शिक्षा पर खर्च किया गया है। ठीक है, हिरन से दौड़ा जाता है, वाच्य कौन सा है? हिरन से दौड़ा जाता है भाववाच्य का उदाहरण है। ओके, भाववाच्य का उदाहरण ध्यान रखना, भाववाच्य का उदाहरण चुनते समय अकर्मक क्रिया होती है, वहां पर कर्म नहीं होता। ओके, भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है, नहीं है तो क्या उससे लिखा जाएगा? लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कर्मवाच्य है। मोहन से नहाया नहीं जा सकता, ये भी भाववाच्य का है। बीमार व्यक्ति से चला नहीं जा सकता, ये भी भाववाच्य का है। क्या उससे लिखा जाएगा? ये हो गया आपका भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। ओके, आगे कॉलम 1 को 2 से सुमेलित करना है, सही विकल्प चुनना है। आज सभी लोग मैच देख रहे हैं, तो सभी लोगों की प्रधानता कर्तरीवाच्य, यानी कि फर्स्ट को मिला देंगे सेकंड से। मां से उठा बैठा नहीं जाता, सेकंड को मिला देंगे थर्ड से, भाववाच्य है। मजदूरों से पेड़ नहीं काटा गया,
तो मजदूरों से क्या नहीं काटा गया, यानी कि कर्म है उसमें, तो थर्ड क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन नीचे से आप चुन के आएंगे वहां पर विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसार पद परिचय पे आधारित आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। ध्यान पूर्वक इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। जैसे तुम हमारी बुराई कर रहे थे। अब आप ही बताइए, तुम हमारी बुराई क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई, राइट। तुम हमारी बुराई कर रहे थे, भाववाचक संज्ञा। सेकंड ऑप्शन, स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग है, एकवचन है, कर्ता कारक है। रजनी मधुर गीत गाती है। अब रजनी मधुर को अंडरलाइन किया तो गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है और गीत विशेष्य है आपका। ठीक है, बाकी तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि पुल्लिंग है नहीं, तीसरा सार्वनामिक विशेषण है नहीं, तो चौथा भी ऑप्शन नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। निरंतर कार्य करने से सफलता मिलती है। कार्य करने का ढंग बताया गया है, लेकिन काम कैसा करना है, निरंतर कार्य करने से, मतलब लगातार काम करने से। टाइम की बात बताई गई है यहां पर, और टाइम क्या है, काल, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण है यहां पर। निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। रेखांकित अंश का पद परिचय क्या होगा, तो कालवाचक क्रिया विशेषण और विशेष्य क्रिया। निरंतर कार्य करने से सफलता मिलती है, तो निरंतर का मतलब आप समझ लीजिएगा, टाइम की बात हो रही है, जहां यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है, यानी कि निरंतर का मतलब होता है लगातार कार्य करने से सफलता मिलती है। तो कालवाचक नहीं होगा, यहां पर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और विशेष्यक क्रिया है। ओके, ध्यान पूर्वक टिक करके आइएगा वहां पर। स्थानवाचक का मतलब प्लेस, यानी कि मेरे को अगर कहीं जगह दी होगी वहां पर। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। के प्रतिकूल, के साथ, के ऊपर के नीचे, तो वो संबंध बोधक अव्यय होता है। अनुमान और डिब्बा के बीच में संबंध है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, कोई तुम्हें पूछ रहा है, कोई लड़का उठकर चला गया, दोनों वाक्यों के कोई का सामान्य पद परिचय देना है। तो कोई तुम्हें पूछ रहा है, अब यहां पर पहले कोई तुम्हें पूछ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन। कोई लड़का उठकर चला गया, लड़का संज्ञा से पहले सर्वनाम आया, तो यहां पर क्या हो गया, दूसरा कोई सार्वनामिक विशेषण। तो सेकंड ऑप्शन आपकी सही रहेगी। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अलंकार पर आधारित है बच्चों। अलंकार पर आधारित क्वेश्चन में पूछा गया है, नल की अरु नल नीर की गति एके कर जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें होगा आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस तरह नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, तो मनुष्य भी जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ज्यादा उन्नति करता है। किस अलंकार में प्रकृति का वर्णन मानव के रूप में किया जाता है, आपको पता ही है, मानवीकरण। अति कटु वचन कहत कई, मानहून लोन जरे पर देही। तो जो क्या कहते हैं, ककई है, उसने कटु वचन कहे, अति कटु वचन कहत ककई, मानहू लगा हुआ है, ध्यान पूर्वक वहां पर पढ़िएगा पेपर को। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु, जानहू, मनु, मानहू, मनहू, ज्यों, ये वर्ड लगे होंगे वहां पर उत्प्रेक्षा ही होगा। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, तो कलियां तो दरवाजे नहीं खोलती ना, मानवीकरण है ये। ठीक है, कड़त साथी म्यानते अस्सी रिपु तंते प्राण, कि म्यान निकालते ही उस जो दुश्मन था प्राण निकल गए उसके। कितनी बड़ी बात कर दी, अतिशयोक्ति हो गया ना। चलिए नेक्स्ट बेटा जी, ग्रामर में पूरे नंबर लेने हैं हमें, 16 में से 16। ओके, बहुत अच्छे से आपको चैनल पर ग्रामर कराई हुई है मैंने, इतने सारे उदाहरण दे दिए हैं आपको पेपर में, उन्हीं में से कोई ना कोई उदाहरण आना ही आना है, वहां से अलग नहीं टपकनी ग्रामर। अभी मैंने पद परिचय की महीने पहले भी वीडियो डाली है और पद परिचय की अभी कुछ दिन पहले भी वीडियो डाली है। आप सारे उदाहरण देखकर जरूर जाइएगा। ओके, निम्नलिखित पठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनने हैं आपको। तो ये आपको पता ही है चैप्टर कौन सा है, पर ये पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। लेखिका अपने पिताजी के बारे में यहाँ पे बात कर रही है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंथी हुई हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखिका ने गद्यांश में पिता का गौरव गान क्यों किया। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प चुनना है आपको।
तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, स्वयं में उनके गुणों को ढूंढने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। ख है तो आपका केवल कथन 1 सही है, फर्स्ट ऑप्शन। लेखिका के पिता की कमजोरी क्या थी? तो फोर्थ ऑप्शन गोरा रंग। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनने हैं। कथन ए, गद्यांश में लेखिका पितरी का था पिता का गौरव गान करने के लिए गा रही है। कारण आर, वास्तव में गद्यांश में लेखिका यह देखना चाहती थी कि पिता के व्यक्तित्व की कौन सी खूबी या खामी उनमें है। तो गद्यांश में जो लेखिका है, कथन है ये कि पितरी का था पिता का गौरव गान करने के लिए गा रही है, कथन एक गलत है और कारण आर जो है वो सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। लेखिका की तुलना किससे होती थी? तो लेखिका की तुलना बड़ी बहन सुशीला से होती थी। ठीक है, अगर आपने ध्यानपूर्वक पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। लेखिका किस भावना से ओतप्रोत थी? तो लेखिका हीन भावना से ओतप्रोत थी। ठीक है, आगे बढ़े। मानवीय गुणों के बल से संस्कृति और सभ्यता का विकास हो पाता है। वो मानवीय गुण क्या है बच्चों? अभी तक आपने चैप्टर में पढ़ लिए होंगे। तो सेकंड ऑप्शन है जीवन में योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि हालदार साहब चश्मे वाले की मृत्यु पर दुखी क्यों हो गए थे? देशभक्त को खो देने के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले, ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो मेरा रसले अपनी भरने वाले पंक्ति का आशय क्या है? खुद को कवि के दुखों का कारण समझना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। काव्यांश में कवि ने किसकी हंसी नहीं उड़ाने की बात की है? अपने स्वभाव की। ओके, काव्यांश में प्रवंचना का अर्थ है उपरोक्त सभी। कवि ने काव्यांश में मधुर चांदनी रात किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो कवि ने काव्यांश में मधुर चांदनी रात प्रेमिका के साथ बिताए हसीन लम्हों के लिए यूज किया है। कवि ने अपनी पूंजी किसे बताया है? अपनी और अपनी प्रेमिका के अंतरंग अनुभव को। ओके, आगे बढ़ते हैं। पद्य पाठों के आधार पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उद्धव भाग्यहीन है, क्यों? क्योंकि वह प्रेम के आनंद से वंचित हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को क्या बताया? लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को कठोर बताया। 11 क्वेश्चन आपके सामने। गद्य पाठों के आधार पर आपको 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, अब आपका लिखने का काम शुरू हुआ है। अभी तक तो टिक क्रॉस करते रहे आप। अब आपको पेपर के नंबर भी देखने हैं साइड पे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे लिखना कितना है। ओके, क्वेश्चन है सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? तो आपको पता ही है 25 से 30 शब्दों में आंसर खत्म करना है। ज्यादा बड़ा या पूरा पे भरने की जरूरत नहीं है। इंप्रेस किसी को नहीं करना, वहां पे अपने समय का ध्यान रखना है आपको। तो सिंपल लिखेंगे कि सभ्यता संस्कृति 2 शब्द हैं जिनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है लेकिन समय में सबसे कम आते हैं। लेकिन इन शब्दों के साथ जब विशेषण लगा देंगे तो इनके विषय में कुछ भी समझ नहीं आता। आपका फर्स्ट पैराग्राफ ही है चैप्टर का। अब तक यह भी नहीं पता कि सभ्यता संस्कृति एक ही है या 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। इसी कारण लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ नहीं बन पाई है। हालदार साहब किस संबंध में बार बार सोचते थे बच्चों कि जो कौम अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों का मजाक उड़ाती है, उसका भविष्य कैसा होगा। तो ज्यादा नहीं लिखना है आपको। जहां देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है, वहां नैतिकता को त्याग कर स्वार्थ को आदर्श माना जाता है, उस देश और जाति का भविष्य भी अंधकार में ही है। चलिए, मोह और प्रेम में अंतर होता है। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर कथन को सिद्ध करना है। तो मोह और प्रेम 2 ध्रुव हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। मोह में अंधापन आ जाता है जबकि प्रेम जो है वो सात्विक भाव वाला होता है। अब भगत के जीवन को ही देख लीजिए। उनका इकलौता पुत्र सुस्त था, भोदा सा था, पर भगत उससे विशेष लगाव रखते थे। उनका मानना था कि कमजोर व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा देखभाल चाहता है, ज्यादा प्रेम चाहता है। उनकी पुत्र वधू बड़ी सुशील थी। पुत्र के मरने पर जो भगत है उसे सहन कर लेते हैं, उसे आनंद का उत्सव मनाने को कहते हैं। और पुत्र के मृत्यु के बाद वो पुत्र वधू को दूसरी शादी करने का भी आदेश देते हैं, भाई के साथ जाने का आदेश भी देते हैं वो। ठीक है, लेखक नवाब साहब को देखते ही उनके प्रति व्यंग्य से क्यों भर जाता है?
क्योंकि लेखक के मन में लखनवी नवाबों के प्रति एक धारणा बनी हुई है कि वो तो अपनी आन बान शान दिखाते रहते हैं, हर चीज में नजाकत दिखाते हैं, जैसा कि इस पाठ में दिखाया गया। और इस धारणा के कारण उन्होंने नवाब के हर कार्य में नवाबी शान दिखाई दी। हर कार्य में उन्हें ये नहीं पता कि नवाब साहब सेकंड क्लास में यात्रा क्यों कर रहे हैं, फिर भी वो उसमें खोट ही देखते हैं, क्योंकि नवाब को लखनऊ की नवाबी का श्वेत पुष्प सज्जन कहना उनकी पूर्व धारणा का प्रमाण है। 3 प्रश्नों के उत्तर देने जो अच्छे से आते होंगे वही 3 अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ती हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पद्य पाठों के आधार पर 4 में से 3 ही करने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा नहीं लगाना, जो पूछा गया है स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है गादी सुनु किसे कहा गया है, तो आप लिखेंगे गादी के पुत्र कहकर ऋषि विश्वामित्र को पाठ में संबोधित किया गया। आपका एक आंसर खत्म। वे मुनि की किस बात पे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, जब परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि मैं केवल आपके कारण ही लक्ष्मण का वध नहीं कर रहा हूं, तो विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे थे कि राम और लक्ष्मण को ये साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, दोनों लोहे की तलवारें हैं और वो उन्हें गन्ने की समझ रहे हैं, तो मुंह में लेते गल थोड़ी जाएंगी ये दोनों। ठीक है, उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं के आधार पर निराला के प्रकृति चित्रण को स्पष्ट करना है। तो निराला जी के बारे में बताना है आपको। एक जोशीले कवि थे, गर्वीले कवि थे, उत्साही कवि थे, बादलों की तरह चारों ओर घूम घूम कर लोगों के दुखों को समाप्त करने के लिए बादलों से आह्वान करते हैं। अट नहीं रही है कविता में उन्होंने प्रकृति के मानवीकरण में अपनी सिद्धता साबित की है। दोनों कविताओं में उन्होंने प्रकृति की कोमलता का वर्णन किया है, सुंदरता का वर्णन किया है और मनोरम शोभा का वर्णन किया है। यह दंतुरित मुस्कान पाठ के आधार पर कवि ने बच्चे की मुस्कान को किस प्रकार व्यक्त किया है, तो वो जो बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान है उसमें जीवन का संदेश है, और यह दांतों की मनमोहक मुस्कान भरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार करती है। इसी मुस्कान को देखकर जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय में प्रसन्नता आ जाती है। संगतकार पाठ के आधार पर लड़खड़ाते व्यक्ति को सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। कई बार सफलता के चरम शिखर पे पहुंचकर व्यक्ति जो है लड़खड़ा जाता है, अगर उसे कोई सहारा देने वाला मिल जाता है तो वो संभल जाता है, उसे ही कहते हैं सच्चा सहयोगी। वह विपरीत परिस्थितियों में साथी को डांडस बंधाता है, हिम्मत देता है, उसे अपनी क्षमता से अवगत कराता है और निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है। बस ओके डन। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा टाइम भी देना है और क्वेश्चन बड़ा भी लिखना है। 50 से 60 शब्दों की बारी आई है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है अब आपके लिए। जितना क्वेश्चन आप लिख चुके हैं उसका डबल कर देना है अब आपको। ओके। भोलानाथ के अपने पिताजी के साथ घनिष्ठ संबंध थे, वे उसके साथ हर खेल में हिस्सा लेते थे। भोलानाथ की उसके पिता के साथ किस प्रकार के संबंधों का इस पाठ में आपको पता चलता है। कुश्ती से किस प्रकार के संबंध, और क्या इस प्रकार के संबंध आज भी विद्यमान है, माता कंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आप बताएंगे। पिता के साथ कुश्ती से पिता और पुत्र के बीच जो आत्मीय संबंध है वो हमें इस पाठ में पता लगे। बाकी आज समाज में अधिक धन कमाने की अंधी दौड़ लगी है, जिसमें पिता पुत्र के बीच इस प्रकार के संबंध जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। निर्धन वर्ग है उसमें इस प्रकार के संबंध फिर भी देखे जा सकते हैं, लेकिन उच्च स्तर के समाज में तो पिता के लिए इस प्रकार के खेलों के लिए समय भी निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी आधुनिक जीवन शैली जो है, आगे बढ़ने की दौड़ जो है वो इन संबंधों को कमजोर करती चली जा रही है। ठीक है। यूमतांग जाते हुए लेखिका ने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, लेखिका को यह अनुभव कब हुआ कि जीवन का आनंद यही चलाईमान सौंदर्य है। कब हुआ था? जब खूबसूरती दिखाई दे रही थी, धुंध थोड़ी कम हो गई थी यूमतांग जाने के रास्ते में, और चारों ओर स्वर्ग जैसी सुंदरता दिखाई दे रही थी, झरने बहते हुए लगातार दिखाई दे रहे थे, फिर वो तिस्ता नदी दिखाई दी थी, सामने से धुंध नजर आ रही थी, ऊपर की ओर मंडराते हुए बादल नजर आ रहे थे, धीमी हवा में हिलोरे लेते हुए प्रियता और रूडोड्रेंडो के फूल नजर आ रहे थे। ये सभी मन को बहुत ही मोह रहे थे, और ये सब देखकर लेखिका को अनुभव हुआ जीवन का आनंद यही चलाईमान सौंदर्य है। हिरोशिमा में विस्फोट पीड़ित लोगों को देखकर लेखक का हृदय उनकी पीड़ा से व्यथित हो गया। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताओ। हिरोशिमा पर लिखी कविता अंत और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। तो पता ही है आपको, वो जापान वाली घटना आपको लिख देनी है। लेखक जब जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, पर मन उसका लिखने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। प्रेरित कब हुआ? जब जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया उसने देखी। तो बच्चों, ये सैंपल पेपर पूरे 25 मिनट के अंदर आपको मैंने डिक्टेट कर दिया है। तो 25 मिनट में ये पूरा सैंपल पेपर के थ्रू आपने अपने
जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी रिवीजन कर ली है ना। और आपको कैसा लगा ये सैंपल पेपर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी अध्यापिका आपके साथ लगातार मेहनत कर रही है, तो आप उसका भी मनोबल बढ़ाइए। और मैं तो आपका मनोबल बढ़ा ही रही हूं, क्योंकि मेरे सारे बच्चे जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं 80 नंबर का पेपर है। मैं बता रही हूं कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे तो 80 में से 80 ही लेकर आएंगे। मैं तो एक भी नंबर नीचे की बात नहीं कर रही, सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होंगे हिंदी में। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो जो भी अच्छे से टॉपिक आता होगा उस टॉपिक को पर आप लिखिएगा। मेरी बात सुनिए, संकेत बिंदुओं का प्रयोग करना है। हर संकेत बिंदु का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग जरूर कीजिएगा, ताकि लगे हमने हर संकेत बिंदु का प्रयोग किया। ओके, संकेत बिंदु लिखने नहीं है, बस 120 शब्दों में एक पैराग्राफ लिख के आ जाना, अनुच्छेद है 10-12 लाइनों में कंप्लीट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने बच्चों। आप अपनी सफलता का राज बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखेंगे 100 शब्दों में। तो अनौपचारिक पत्र जहां औपचारिक पत्र, इसका फॉर्मेट मेरे चैनल पर है ही है, आप वहां पर फॉर्मेट देखेंगे। और कौन सा पत्र वहां आना है ये तो आपको 21 फरवरी को ही पता चलेगा एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सैंपल पेपर था। 16वां प्रश्न है, नगरपालिका में सहायक पद के लिए अपना एक आकर्षक शब्द 80 शब्दों में लिखना है। तो सब कुछ मेरे चैनल पर अपलोडेड है, घबराने की जरूरत नहीं है। हर एग्जाम्पल मिलेगा नया से नया आपको वहां पर। आगे है, अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में उच्च गुणवत्ता की खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ईमेल। ये भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, पत्र के रूप में मिलेगा चाहे ईमेल के रूप में मिलेगा, लेकिन ये सामग्री पूरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो 2 में से 1 करना है आपको 16 क्वेश्चन में। 15 में 2 में से 1 करना है। 16 में भी ईमेल आता होगा, ईमेल अटेम्प्ट करना, सवृत आता होगा तो सवृत अटेम्प्ट करना। अपने टाइम को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि सवृत में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो आप देखिएगा मेरे पास टाइम बचा कितना और मैं अच्छे से कौन सी चीज अटेम्प्ट कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी एक विज्ञापन 60 शब्दों में आपको तैयार करना है। तो विज्ञापन आपको तैयार करना है, पेंसिल का प्रयोग ना कीजिएगा, ब्लू पेन का प्रयोग कीजिएगा। और रही बात शेडिंग की, तो अगर पेंसिल से करना चाहो तो कर लो, कलर यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, ना ही कलर लेकर जाइएगा। आप सिर्फ ब्लू पेन से ही काम करेंगे तो भी नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अपने मोहल्ले वासियों के लिए दुर्गा पूजा की बधाई के लिए सार्वजनिक संदेश लिखना है, दिनांक समय वैसे ही लिखकर प्रॉपर जैसा आपका संदेश लिखना है। चैनल पर अपलोडेड है, वहां पर आप देख सकते हैं। नीचे जो भी नाम आप दिया होगा तो आप अपना नाम बिल्कुल ही लिख के आएंगे, क ख ग लिखेंगे और बीच का मैटर आप लिख देंगे दुर्गा पूजा के रिलेटेड। तो दुर्गा माँ आप सबको आशीर्वाद दे, आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल माई फॉलोअर्स। ओके, गुड बाय, टेक केयर।